एक कस्बे में मदन अपनी पत्नी के साथ रहता था। मदन का दूसरा विवाह निमिता के साथ हुआ था। मदन के 2 बेटे थे, सिब्बू और वीरू। लेकिन निमिता अपने बेटे सिब्बू को ही प्यार करती थी। वीरू पढ़ाई के साथ साथ खेती में पिता का हाथ बटाता था। सिब्बू आराम से बैठकर दूध पी रहा था और वीरू पढ़ाई कर रहा था। तभी वहाँ निमिता आई। अब शाम हो गई है, अब तो खेत पर चल जा, या हमेशा ये किताब ही पढ़ता रहेगा। माँ, पढ़ना भी जरूरी है। ये किताब खाने को ना देंगी। माँ, सिब्बू को तो कोई काम नहीं है, इसको खेत पर भेज दो। तुझे हमेशा सिब्बू से ही जलन क्यों रहती है? चुपचाप चला जा, सिब्बू खेत में जाएगा तो काला पड़ जाएगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। क्या मैं बाइक ले जाऊँ? नहीं, पैदल ही जा। कोई विदेश थोड़ी जा रहा है जो बाइक से ही जाएगा। वीरू कुछ नहीं बोला, किताबें बंद की और खेत पर चला गया। एक दिन सुबह सुबह वीरू को घर का सामान लेने के लिए शहर जाना था। पापा, मुझे बाइक चाहिए। पैदल इतना सारा सामान कैसे लेकर आऊँगा? मैं तो अब इस घर में कुछ नहीं हूँ, तू अपनी माँ से पूछ ले। हाँ, मुझे ही बुरा बनाओ। माँ, दे दो ना बाइक मुझे। निमिता कुछ बोल पाती, लेकिन उससे पहले ही सिब्बू बोल पड़ा। माँ, मेरी बाइक किसी को मत देना, ये तो साइकिल लेकर भी जा सकता है। मुझे बाइक से मैदान में खेलने जाना है। मैदान तो गांव में ही है, तू तो ऐसे भी जा सकता है, लेकिन मैं इतना सारा सामान कैसे लेकर आऊँगा? तू हर समय मेरे बेटे को देखकर चिढ़ा मत कर। जा, कैसे भी जा, बाइक नहीं मिलेगी। वीरू को बाइक नहीं मिली और आज भी उसे साइकिल से ही घर का सामान लेने शहर जाना पड़ा। सिब्बू माँ के लाड प्यार के कारण बहुत बिगड़ गया था, इसलिए वह घर में और खेत में कोई काम नहीं करता था और वह स्कूल भी नहीं जाता था, जबकि वीरू कॉलेज में पढ़ने जाता था। वीरू को आज कॉलेज के लिए देर हो रही थी। अब घर में बाइक मांगूंगा तो कोई नहीं देगा। कॉलेज यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, अब मुझे साइकिल से ही जाना होगा। छुट्टी कर लेता हूँ, लेकिन कॉलेज जाना भी आज बहुत जरूरी है। वीरू ने साइकिल बहुत तेज चलाना शुरू कर दिया, लेकिन कॉलेज पहुँचने से पहले ही उसकी साइकिल का टायर पंक्चर हो गया। ओह, इस साइकिल को भी अभी पंचर होना था। चलो, साइकिल को पैदल ही लेकर चलता हूँ, आते में कोई इंतजाम कर लूँगा। वीरू साइकिल को पैदल लेकर जाने लगा और कुछ देर में वह कॉलेज भी पहुँच गया, लेकिन वो बहुत लेट हो गया था और धूप बहुत तेज थी। कुछ लड़के बाहर ही खड़े थे। यार, इन गरीब लोगों को कॉलेज में एडमिशन कौन देता है? ना जाने क्यों ही बुलाते हैं ऐसे लोगों को यहाँ पर। ना इनको कपड़े पहनने का सलीका है और ना इनके पास पैसे हैं। गरीब साइकिल से ही चले आते हैं। बिल्कुल सही बोला तू। इन जैसे लड़कों की वजह से ही कॉलेज की रेपुटेशन भी खराब हो रही है। हाँ, चल चलते हैं, हमें क्या, हमें तो प्लेसमेंट लेनी है। कल ये लड़के हमारे लिए चाय सर्व करेंगे। लड़के ये बात कहकर चले गए, लेकिन वीरू के मन पर इन बातों का बहुत असर पड़ा। वीरू की आंख से आंसू आ गए। वीरू कॉलेज से घर आ रहा था। रास्ते में एक बांस का जंगल था। वीरू वहीं रुक गया। समझ नहीं आ रहा कि क्या है। अब मैं कुछ देर यहाँ बैठ जाता हूँ। वीरू बांस के पेड़ के नीचे लेट गया और उसने पेड़ की ऊंचाई को देखा। उसके मन में एक ख्याल आया। सब लोग मजाक बनाते हैं, अब मुझे खुद से पैसे कमाकर बाइक लेनी होगी। मैं ये बांस काटकर बाजार में बेचूंगा और पैसे जोड़कर बाइक ले लूंगा। वीरू ने थोड़ी सी लकड़ी काटकर साइकिल पर रख ली और उन्हें घर ले गया। तभी उसके दिमाग में कुछ इन्वेंट करने का आइडिया आया और उसने बांस से एक बाइक बनानी शुरू कर दी। वीरू अपनी बाइक बनाने में लगा था, तभी वहाँ निमिता आ गई। खेत के काम से बचने के लिए तू ये फालतू काम कर रहा है? माँ, ये फालतू काम नहीं है, मैं एक बम्बू बाइक बना रहा हूँ। तू अब इतना छोटा नहीं है कि तुझे ऐसे खिलौनों की जरूरत पड़े। माँ, मन बहलाने दो बेचारे को। इसके नसीब में तो बाइक है नहीं, तो कम से कम उसका ख्वाब ही सही। हाँ सिब्बू, तो बिल्कुल सही कह रहा है। वीरू ने सभी बातों से ध्यान हटाकर 2 दिन बाइक बनाने में लगा दिए। बांस की लकड़ी अब बाइक का रूप लेने लगी थी। यह देखकर सिब्बू की चिंता बढ़ने लगी। अगर इसने बाइक बना दी तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी, इसलिए मुझे अब कुछ ना कुछ तो करना होगा। सिब्बू ने बाइक को नष्ट कर दिया। यह देखकर वीरू को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी।
और वह जंगल में जाकर ही बाइक बनाने लगा, जिसमें वह कामयाब भी हो गया। कॉलेज में प्लेसमेंट का दिन था। वीरू सुबह सुबह तैयार हो गया। बेटा, जो भी पूछे तू अच्छे से बताना और नौकरी ले लेना, तेरी मेहनत कामयाब होगी। जी पापा जी। आज साइकिल रहने दे, बाइक ले जा। लेट हो गया तो नौकरी ना मिलेगी। नहीं, मैं पैदल जाऊंगा। वीरू वहाँ से पैदल चल दिया और जंगल में उसकी बाइक खड़ी थी, जो दिखने में बहुत ही सुंदर थी। वीरू अपनी बाइक पर बैठा, उसे स्टार्ट किया और कॉलेज पहुँच गया। सभी लोग बम्बू बाइक देखकर हैरान हो गए। वाओ, ये क्या है? ये कितनी मस्त और यूनिक बाइक है। यार, इसने कहीं से चुराई होगी। इन गरीब लोगों के बस का ये सब नहीं होता। और वीरू ने समझा होगा कि अगर ये ऐसी बाइक के साथ कॉलेज जाएगा तो इसका प्लेसमेंट हो जाएगा। अच्छा सोचा, लेकिन ये जानता नहीं कि स्पोर्ट्स बाइक के जमाने में ये सब नहीं चलता है। सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये वापस आदि मानव बनने जा रहा है। लड़कों ने वीरू का खूब मजाक बनाया, लेकिन तभी एक प्रोफेसर की नजर बाइक पर पड़ी। उसने वीरू के काम को सराहा। कुछ ही घंटों में इंटरव्यू खत्म हो गए। सभी स्टूडेंट्स को एक हॉल में इकट्ठा किया गया। ए, तू यहाँ क्यों खड़ा है? तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। जा, अपने घर वापस जा। वीरू कुछ बोल पाता, लेकिन उससे पहले ही प्रोफेसर माइक में बोल पड़े। आज यहाँ कुछ अनूठा हुआ है, जिसने हमारे कॉलेज का नाम बढ़ाया है और साथ ही प्रकृति को भी इज्जत दी है। इससे फ्यूचर में आने वाले प्रदूषण से बचाव होगा। और ये बाइक जो पानी से चलती है, तो इससे पेट्रोल की महंगाई की मार आम आदमी पर नहीं पड़ेगी। सभी ने ताली बजा दी। और हमारे कॉलेज के नाम को ऊंचा करने वाले स्टूडेंट का नाम है वीरू, जिसे एक कंपनी ने बहुत अच्छे पैकेज पर अपनी कंपनी में बम्बू बाइक बनाने के लिए नियुक्त किया है। सभी लोगों ने वीरू के लिए तालियां बजाई। वीरू को पुरस्कार मिला। वो बम्बू बाइक से घर आया और सारी बात बताई। यह सुनकर पिता मदन को बहुत खुशी हुई। माँ और भाई को पछतावा हुआ। आसपास के गांव में वीरू के ही चर्चे होने लगे। सभी लोग बम्बू बाइक देखने आने लगे। एक गांव में सुखीराम और दुखीराम दो भाई रहते थे। दुखीराम के बेटे का नाम रमेश है और सुखीराम के बेटे का नाम महेश है। दुखीराम का बेटा रमेश शहर से पढ़कर आया है, लेकिन महेश मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता था। महेश अपने खेत में काम कर रहा था। तभी वहाँ से रमेश अपनी नई गाड़ी में बैठकर निकला। उसने महेश को देखकर कार रोक ली। कितनी धूप में तुमको यहाँ अकेले काम करना पड़ रहा है, और मुझे देखो, मैं तो एसी कार में घूम रहा हूँ। अपनी अपनी किस्मत है भाई। हाँ, किस्मत भी बनानी पड़ती है, लेकिन तुझे मजदूरी पसंद थी और मुझे मालिक बनना। अब देख, जो बनने का सोचा वही बन गए। रमेश मजाक बनाकर अपने घर चला गया। कब तूने जीवन में कुछ करने का सोचा है, या ऐसे ही इतनी महंगाई में पेट्रोल खत्म करना है? इतनी प्रॉपर्टी है तो बिजनेस ही करूंगा। अब मैं उस महेश की तरह मजदूरी तो नहीं कर सकता। सुखीराम बहुत खुश रहता है, लेकिन मैं कभी खुश नहीं रहा। उसका बेटा उसे बहुत खुश रखता है। फिक्र मत कीजिए पिताजी, मैं जल्द ही उसके घर में मातम ला दूंगा। अरे अब तक तो तू कुछ नहीं कर पाया है, अब अचानक से क्या कर लेगा? आप देखते जाइए, सब हो जाएगा। रमेश अपने पिता के साथ मिलकर महेश के लिए षड्यंत्र रचने में लग गया। रमेश सुखीराम के पास गया और धोखे से उसकी सारी जमीन हड़प ली। अगले दिन जब महेश खेत पर पहुंचा, तो रमेश भी वहां अपनी कार में बैठकर गया। ओए महेश, मेरे खेतों को खाली कर दे। ये खेत मेरे हैं। मूर्ख आदमी है तू। मैंने कहा ना कि ये खेत मेरे हैं। ये देख कागज, तेरे बाप ने सारे खेत मेरे नाम कर दिए हैं। ऐसा नहीं हो सकता। तब तक वहाँ वकील और सुखीराम व दुखीराम भी आ गए। मैंने अपने खेत किसी के नाम नहीं किए, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? वकील साहब, एक बार इन बाप बेटों को सब पढ़कर तो सुनाओ, जिस पर सुखीराम चाचा ने साइन किए हैं। कागज में तो ऐसा ही लिखा है कि सुखीराम का बेटा महेश नालायक है, इसीलिए वो अपने भाई के बेटे को सारे खेत दे रहा है। नहीं नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सुखीराम और उसके बेटे की किसी ने एक बात भी नहीं सुनी और दोनों को खेतों से बाहर निकाल दिया।
इसी प्रकार दोनों को घर भी खाली करना पड़ा। पिताजी, हम यहाँ से दूर चलते हैं, कहीं और जाकर कमाएंगे, खाएंगे। हाँ बेटा, मेरी वजह से सब खत्म हो गया। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ईश्वर सब देखता है। सुखीराम अपने बेटे महेश के साथ गांव छोड़कर चला गया। दुखीराम और उसका बेटा यह सब करके बहुत खुश थे। रमेश ने उस जमीन पर एक बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी। रमेश बेटा, अब आगे क्या करना है? मैं अब एक बिल्डिंग बना रहा हूँ और उसमें फ्लैट बेचूंगा। हम इससे बहुत पैसा कमाएंगे, फिर तो पैसा ही पैसा होगा। बिल्डिंग बनने का काम तेजी से शुरू हो गया और दुखीराम भी उतना ही खुश रहने लगा। लेकिन एक दिन उसको अपने भाई सुखीराम का ख्याल आया और वह उसको ढूंढने बराबर के गांव में अपनी कार से गया। वहाँ सुखीराम और उसका बेटा महेश मजदूरी कर रहे थे। वहाँ एक नया घर बन रहा था। वाह 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 वाह, मजा आ गया। और सुखीराम, अब तो सुख में हो? हाँ भैया, 2 रोटी चैन की खा रहे हैं, हम बहुत खुश हैं। मैं तो इसे परेशान करने आया था, लेकिन ये तो बहुत खुश है। मानना पड़ेगा, सब कुछ खोकर भी खुश है। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे इसे एक एक रोटी के लिए परेशान करना होगा, तभी मुझे चैन मिलेगा। दुखीराम ने दोनों को काम से निकलवा दिया और आसपास सभी को चेतावनी दे दी कि इन दोनों को काम पर ना रखा जाए। महेश और उसका पिता दोनों रास्ते में बैठे थे। पिताजी, सारी मेरी ही गलती है, मुझे अच्छे से पढ़ना लिखना चाहिए था। अब तो जीवन में कुछ नहीं बचा है। और अब तो कोई हमें काम भी नहीं देता है। दोनों आत्महत्या करने के इरादे से जंगल में चले जाते हैं। जंगल में एक नदी है जिसमें एक जादुई बौना गिर गया है। मैं इसको अभी बाहर निकालता हूँ। महेश ने दौड़कर बौने को बाहर निकाला। महेश, तूने कहा था ना कि जीवन में करने के लिए कुछ नहीं बचा है। हम ऐसे छोटे छोटे प्राणियों के लिए कुछ कर सकते हैं। हाँ, हम एक डैम और पुल बना सकते हैं। मेरे माता पिता उस नदी के उस पार हैं। मैं पानी में गिर गया था, मुझे अपने परिवार के पास जाना है। महेश बौने को सिर पर बैठाकर उसके परिवार के पास छोड़ आया और सुखीराम ने एक नाव बनाई। साथ में लकड़ी का एक पुल भी बना दिया। बौने के सरदार ने उनको कुछ धन दिया, जिसकी मदद से एक डैम बन गया और महेश और सुखीराम ने मिलकर एक छोटा सा सुंदर घर भी उनके लिए बना दिया। ये तो बहुत ही अच्छा है। बौने के परिवार वालों ने महेश को 2 मटके हीरे जवाहरात दिए, जिसे लेकर दोनों अपने गांव वापस आए और बड़ी सी हवेली बनाई। साथ ही एक अच्छा सा बिजनेस शुरू किया। दोनों खुशी खुशी रहने लगे। ये दोनों इतने अमीर कैसे हो सकते हैं? कोई बात नहीं, ये दोनों बहुत नादान हैं। इनको ये भी नहीं पता कि इनकी दौलत मैं फिर से छीन लूंगा। जरूर, ये चोरी का माल है, इसीलिए अब तो ये हमें ही लेना होगा। हाँ, मैं कल ही वकील से बात करूंगा। और तू फ्लैट बनाने में इतना माल खर्च क्यों कर रहा है? मैं पागल नहीं हूँ जो इतने पैसे खर्च करूंगा। सब नकली माल है। एक बार बिल्डिंग पूरी हो जाए और फ्लैट बेच दूं, उसके बाद का मैं नहीं सोचता। रात को तेज आंधी तूफान, बारिश और भूकंप आया और रमेश की बिल्डिंग भूकंप में गिर गई। दोनों भागते हुए उसके पास पहुँचे, लेकिन तब तक सब मिट्टी हो चुका था। दोनों सिर पकड़कर नीचे बैठ गए।